NDI Institute. Each of them posted in different city from among Pune, Nasik, Patna and Mumbai. So ये चार places दे दी थी. तो तुमने इसको भी नोट डाउन कर लिया, like पुणे, नासिक, पटना एंड मुंबई. ठीक है. सो नाउ यू हैव फोर नेम्स, यू हैव फोर प्लेसेस. ओके. एंड ये है कि व्हेन देयर आर फोर थिंग्स ना, सो यू कैन इजीली रिमेंबर इट. इट हेल्प्स यू. अभी बताता हूँ क्यों हेल्प करेगी. बट ये चार चीजें तुम ऐसे याद रखोगे, इट विल हेल्प यू. उसके आगे अभी हम लोग फिर से वही क्या सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग कल की तरह. फर्स्ट रीडिंग. They got placed in different domains from among HR, marketing, operations, and fin. So these people got placed in HR, marketing, operations, and fin. Okay, so we again got one more parameter जिसके अंदर चार वैल्यूज है, HR, marketing, operation, fin. उसके बाद यहाँ तक हो गया. Their annual compensation as on 1st of April 2004. So 2004 में their annual compensation कितना कितना था. 10 था, 9.5, 12 था और 8 था. 10 था, 9.5 था, 12 था और 8 था. कितना मुझे क्लियर हो गया. सी वी आर जस्ट नोटिंग इट डाउन फ्रॉम दैट जो भी डेटा सेट है. वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग. फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग चल रही है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया. एंड दे गॉट इंक्रीमेंट ऑफ 10%, 20%, 25% एंड 40% ऑन 1st of April 2005 in any order. So these four people got increment of 10%. These four people got increments. So there were certain increments of 10%, 20%, 25%, 40%. So we again got one more parameter कि अच्छा इंक्रीमेंट भी हो रहा है, कि एनुअल कंपनसेशन जो कि 2004 में था, यहाँ पे देयर विल बी सम इंक्रीमेंट, सम हाइक, एंड देन देयर विल बी अ फाइनल वैल्यू और अ फ्यूचर वैल्यू. राइट, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर द इंक्रीमेंट. सो दिस इज व्हाट इंक्रीमेंट इज लाइक, हाइक. एंड देन दिस इज योर अभी प्रेजेंट वैल्यू. अब आगे देखते हैं. इतना हमने रिकॉर्ड कर लिया. नाउ वी डोंट हैव टू रीड अगेन क्योंकि वी आर डूइंग फर्स्ट रीडिंग सॉल्विंग. There were no other changes in their compensation between these two dates. So there was no other compensation. जो no other change in the compensation, जैसे इंक्रीमेंट बस एक ही बार हुआ है. ओके. सो फर्दर इट इज नोन दैट अब नाउ वी हैव पॉइंट्स. तो अब उनको कैसे नोट डाउन करना है. पहला पॉइंट आता है कि आफ्टर इंक्रीमेंट द एनुअल कॉम्पोजिशन ऑफ द पर्सन हु गॉट पोस्टेड इन पुणे was 12 lakhs, but he was not operating and he was not working in operations domain. सी ये जो लाइन लिखी हुई थी, अब थोड़ा सा तुमने होल्ड किया अपने आप को. तुमने देखा कि अच्छा यार, कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ. अच्छा यार, यहाँ पे चार लोगों के नाम थे, उनकी लोकेशन थी, HR डोमेन जो भी जिस फील्ड में उन्होंने अपना MBA या जो भी करा, यहाँ पे एनुअल कंपनसेशन उनका था, इंक्रीमेंट था. सो वी हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5. वी गॉट 5 पैरामीटर्स. नाउ क्वेश्चन अराइजेस. 5 पैरामीटर्स बनते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि तुम कौन सा पैरामीटर फिक्स करोगे. क्यों, तुमने कई बार देखा होगा कि यहाँ पे नेम लिखते हैं और जैसे MCPT ऐसे करके फिक्स करते हैं, और यहाँ पे एनुअल कंपनसेशन लिखते हैं, और फिर तुम्हारा ये लोकेशन लिख देंगे. ऐसे तुम जनरली देखते हो डिफरेंट डिफरेंट जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं. ठीक है. बट तुम्हें ये नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें पता नहीं होगा कि कौन से पैरामीटर से फिक्स करके तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. और कैट में क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हें वो फंसा देगा. इज अ ट्रैप फॉर कैट एग्जाम, फॉर कैट एग्जाम. तो अब अगर मैंने ट्रैप बताया है तो उसका सॉल्यूशन क्या है. सॉल्यूशन उसका ये है, उसका सॉल्यूशन का नाम है अनऑर्गेनाइज मेथड. अनऑर्गेनाइज मेथड टू सॉल्व पजल. इसका मतलब क्या हुआ. जैसे जनरली लोग नेम फिक्स कर देते हैं, लोकेशन फिक्स कर देते हैं, या कोई और पैरामीटर फिक्स कर देते हैं, नॉट डू एनी ऑफ दिस. हम उसको एकदम ही अनऑर्गेनाइज रखेंगे. उसका मतलब क्या हुआ, अब देखो. इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक है हमारे पास, ये वाली हटा देता हूँ. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हट गया. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पांच हैं अपने पास, 5 पैरामीटर्स. तो अनऑर्गेनाइज का क्या हुआ मतलब, अब देखते हैं फर्स्ट वाली लाइन. फर्स्ट वाली लाइन कह रही है कि आफ्टर इंक्रीमेंट द एनुअल कंपनसेशन ऑफ द पर्सन हु गॉट पोस्टेड इन पुणे was 12 lakh. After increment, the annual compensation of the person who got posted in Pune was 12 lakh.
तो किसी पर्सन की 12 लाख हो गई फ्यूचर वैल्यू, वो आफ्टर इंक्रीमेंट थी, उसकी पोजीशन कहाँ है, लोकेशन क्या है, पुणे। तुमने ऐसे लोकेशन लिखा पुणे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर इंक्रीमेंट द एनुअल कंपनसेशन ऑफ द पर्सन हु गॉट पोस्टेड इन पुणे वाज 12 लाख, बट ही वाज नॉट वर्किंग इन ऑपरेशन डोमेन। सो ये जो बंदा है, ही इज नॉट वर्किंग इन ऑपरेशन। और हमारे पास चार ये थी, ऑपरेशन, मार्केटिंग, एचआर और फिन। अगर वो ऑपरेशन में काम नहीं कर रहा है तो वो एचआर, मार्केटिंग या फिर तुम्हारा फिन में काम कर रहा है, हमें इतना क्लियर है। ये हमारी फ्यूचर है, ये एनुअल कंपनसेशन आफ्टर इंक्रीमेंट है, ये हमारी लोकेशन हो गई, और हमारा ये हो गया कि फील्ड, ठीक है। तो रादर देन फिक्सिंग एनी वन पैरामीटर और रादर स्टार्टिंग विद नेम, जो कि बहुत ही ज्यादा कन्वेंशनल हो जाता है, और एग्जामिनर को भी पता होता है कि तुम ये कन्वेंशनल मेथड से करना चाहते हो, बट उससे ही नोस कि वो सॉल्व नहीं कराएगा, वहां पे तुम्हारा बहुत सारा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो तुमने ऐसे अनऑर्गेनाइज में सिर्फ ऐसे ही लिख दिया कि अच्छा पुणे लिख दिया, ये लिख दिया। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है तो थम्स अप कर दो, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया रहे। नहीं क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है, फिर से। क्लियर है सर। ठीक है, तो वो थम्स अप का ऑप्शन होता है, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, पहला वाला पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद है सेकंड, द पर्सन हु गॉट पोस्टेड इन मुंबई वाज वर्किंग इन फिन। कोई मुंबई में है, ही गॉट पोस्टेड इन फिन, मुंबई में है, ही गॉट पोस्टेड इन फिन। अब देखो, ये वाला फर्स्ट पर्सन होगा, तो यहाँ पे जो यहाँ पे आएगा वो दूसरा ही पर्सन आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मुंबई है। तो मुंबई और पुणे साथ साथ नहीं हो सकते, तो देयर हैज टू बी अ सेकंड पर्सन जो मुंबई से हो, ठीक है। तो ये जो दूसरा पॉइंट था जहाँ पे वो कह रहा है कि एक मुंबई वाला बंदा फिन से है, तो उसको तुम डायरेक्टली यहाँ पे नीचे लिख सकते हो कि अच्छा यहाँ पे लोकेशन वाले में मुंबई लिख लिया, और जो मुंबई से है वो किस में से है, फिन से है। तो तुमने ये चीज नोट डाउन कर ली। अब जैसे तुमने ये चीज नोट डाउन करी यहाँ पे, तो यू नो कि ऊपर वाला जो बंदा था, ऊपर वाला जो बंदा था वो ऑपरेशन से नहीं है, फिन से नहीं है, तो क्या उसके पास ऑप्शन बचा, एचआर और मार्केटिंग बचा। कैसे तुम्हें पता चला, यहाँ पे देखो, ऑपरेशन से है नहीं वो बंदा, फिन से मुंबई वाला हो गया, एंड ये तो पर्सन पुणे वाला है। सो एचआर और मार्केटिंग ही बचा, एचआर और मार्केटिंग ही बचा, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। हमने कहा ठीक है, हम और आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। सेकंड भी हो गया। फिर आता है एनुअल कंपनसेशन ऑफ टी वाज हाईएस्ट इन 2004 बट नॉट इन 2005। तो देखो इस इंफॉर्मेशन को, टी का एनुअल कंपनसेशन वाज हाईएस्ट इन 2004। अब टी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, और टी यहाँ पे भी हो सकता है। तो जब तुम्हें दिखे कि यार ये तो कहीं पे भी हो सकता है और तीसरी जगह पे भी हो सकता है टी, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है, जो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है उसको एक बार फिर से देखते हैं, कि जो टी है उसका हाईएस्ट कंपनसेशन है, हाईएस्ट एनुअल कंपनसेशन, बट नॉट इन 2000। तो इस लाइन को तुम फिक्स नहीं कर सकते हो कहीं पे, क्योंकि देखो टी यहाँ पे भी आ सकता है कि उसका फ्यूचर 12 हो जाए, अभी कुछ कम हो। टी यहाँ पे भी हो सकता है कि वो मुंबई से हो जाए, टी यहाँ पे भी हो सकता है कि वो मुंबई ना ही वो पुणे से हो। तो जब तीन तीन हो जाते हैं ना, तो हम उसको नोट डाउन ऐसे नहीं करते इसके अंदर। हम क्या करते हैं उसके लिए, हम क्या करते हैं उसके लिए, हम उसको साइड में एक पॉइंट बना लेते हैं कि अच्छा ये था, तो हमने लिखा यार टी जो बंदा था उसका हाईएस्ट था 2004 में, बट नॉट हाईएस्ट 2005 में, ठीक है, नॉट हाईएस्ट इन 2005। क्लियर है इतना। तो ये हमने यहाँ पे साइड में नोट कर लिया, साइड में यहाँ पे नोट कर लिया, तो ये भी हो गया, ठीक है। सी एंड एम हैड इक्वल एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट, सी एंड एम, सी और इक्वल एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, देखो, अगर तुम्हारे पास इनिशियल सैलरी 10 लाख की थी, तुम्हारा 20% हाइक हुआ, तो तुम्हारी सैलरी कितनी बढ़ी, 2 लैक्स बढ़ी। पहले 10 लैक्स थी, अब कितनी हो गई, 12 लाख हो गई। तो ये जो 10 लाख है ये तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि क्वेश्चन में 2004 में हो रही है। 20% क्या है, तुम्हारा इंक्रीमेंट है, कि जो 20% तुम ऐसे कर रहे हो। तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तुम्हारी वो वैल्यू है जो इंक्रीमेंट हुई है, इंक्रीमेंट जो वैल्यू हुई है, एब्सोल्यूट, ठीक है। और ये क्या है, फाइनल तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। इतना क्लियर है कि जो 10 था, इंक्रीमेंट 20% से होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 2 लैक्स हो गई, और फ्यूचर वैल्यू 12 लैक्स हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे इसका प्रोसेस है, इसको हम हटाते हैं, साइड करते हैं। अभी हमसे क्वेश्चन ने क्या बोला,
कि ये सी और एम हैड इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू, तो सी इक्वल्स टू एम है जो कि एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट है। तो मैंने कहा यार अब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, तुम्हें ये नहीं पता कि एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट कहाँ है, तुम लोकेशन और ये सब कुछ कहीं पे फिक्स नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारे केस में तुम लिख लोगे सी इक्वल्स टू एम, इतना लिखा, और उसके बाद एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट लिखा। ठीक है, तुमने ये चीज नोट डाउन कर ली, अब तक तुमने दो चीजें नोट डाउन कर ली है, ये भी हो गया। फिर आता है द पर्सन वर्किंग इन ऑपरेशन डोमेन गॉट हायर इंक्रीमेंट देन द वन इन फिन but lower than the one who was working in marketing domain. The person working in operation domain got higher increment. जो operation domain में है got higher increment than fin, but less than the person who was working in marketing. तो ये एक चीज हमें समझ आई कि इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीमेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि जो वैल्यू इंक्रीज हुई, ठीक है, इंक्रीमेंट, ठीक, वो यहाँ पे मार्केटिंग का सबसे ज्यादा है, फिर ऑपरेशन का है, फिर फिन का है। तो तुमने कहा ठीक है यार, ये एक इन्फॉर्मेशन है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, हम यहाँ अनऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं, तो हमने लिख लिया मार्केटिंग इज ग्रेटर देन, क्या था, मार्केटिंग इज ग्रेटर देन ऑपरेशन एंड ऑपरेशन इज ग्रेटर देन फिन। तुमने कहा ये भी लिख लेता हूँ, ये इंक्रीमेंट है। अभी तक तुम्हारी सॉल्विंग आधी आधी की हुई है, बट अभी हम आगे देखते हैं कैसे हो गई है। तो ये फिफ्थ पॉइंट भी हो गया। सिक्स कहता है माइक वॉज नॉट पोस्टेड इन पुणे, माइक वॉज नॉट पोस्टेड इन पुणे, माइक वॉज नॉट पोस्टेड इन पुणे। सो यहाँ पे जो पुणे वाला बंदा है वो यहाँ पे नेम लिखो, जो पुणे वाला बंदा है यहाँ पे नेम लिखो, जो पुणे से है, तो ये माइक नहीं है, माइक वॉज नॉट फॉर फ्रॉम पुणे, तो तुमने पुणे के सामने माइक नहीं है लिखा। इतनी चीज हो गई क्लियर, हम फिर और आगे हैं। अब लास्ट पॉइंट है द पर्सन वर्किंग इन मार्केटिंग डोमेन वॉज पोस्टेड इन पटना, द पर्सन वर्किंग इन मार्केटिंग डोमेन वॉज पोस्टेड इन पटना। क्या पुणे पटना हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या मुंबई पटना हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो तीसरी पोजीशन पे ही पटना आएगा। एंड जो मार्केटिंग वाला है वो पटना से है, अगर मार्केटिंग वाला पटना से है तो यहाँ पे एचआर और मार्केटिंग दो ऑप्शन थे, तो मार्केटिंग हट जाएगा, मार्केटिंग तुम्हारा हट जाएगा, तुम्हारे पास सिर्फ एचआर बचेगा। ठीक। अब अब जब ये तीन तुम्हारे फिक्स हो गए तो चौथा क्या था, ऑपरेशन फिक्स हो जाएगा। सिमिलरली जब ये फिक्स हो गए तो तुम्हारा यहाँ क्या फिक्स हो जाएगा, चौथी पोजीशन कौन सी थी, पुणे, नासिक, पटना, मुंबई, तो यहाँ पे नासिक फिक्स हो जाएगा। पा रहे हो कि यार नेम तो फिक्स नहीं हुआ, लोकेशन और फील्ड ज्यादा फिक्स हुई। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, कि जो ट्रैप मैं बता रहा था, जनरली लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है, ठीक है। आई डोंट नो तुम लोग पहले से भी इसकी तैयारी कर रहे हो एलआरडीआई की नहीं, बट लोगों का जनरली माइंडसेट बन जाता है कि नेम को पहले रख देता हूँ, नेम को पहले रख देता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम्हारी ये सॉल्विंग फिक्स नहीं होगी। अनऑर्गेनाइज्ड मेथड से क्या होता है कि तुम एकदम ही ओपन हो कि कुछ भी जो क्वेश्चन आ रहा है उसको वैसे ही ले रहे हैं, तो उसमें तुम्हें पता चलता है कि अच्छा कोई भी एक चीज, कोई भी एक पैरामीटर पूरा पूरा कंप्लीट हो सकता है। अगर मैं यहाँ नेम से स्टार्ट करता तो मेरे पास पॉइंट्स ही नहीं बनते किसी को भी लिखने के। यहाँ पे देखो दो दो हमारी टेबल फुल भी हो चुकी है। तो दैट इज द होल पॉइंट ऑफ हैविंग एन अनऑर्गेनाइज मेथड टू सॉल्व पजल। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, आधे से ज्यादा तुम्हारा हो चुका है क्वेश्चन। इतनी चीज हो गई है क्लियर, इतनी चीज हो गई है क्लियर। कुछ हम सब कुछ, तो मुझे भी लगे कि हाँ ठीक है इतना हो गया क्लियर। कुछ नहीं, चलो फिर मैं आगे कर देता हूँ, बढ़ जाता हूँ। ओके, रिएक्ट का भी ऑप्शन आता है उसमें वैसे। ठीक है, ठीक है, अब इतना हो गया, हमें इतना हमें क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या यूज कर लिया है देखो। हमने ये वाली चीज अभी तक कुछ हद तक यूज कर ली है, ये तो पूरी पूरी यूज हो गई, तो हम इसको रब कर देंगे। जो भी चीज यूज हो गई है तुम लोग क्या करोगे, ऐसे इसको कट कर दोगे। मैं यहाँ पे रब कर सकता हूँ इसलिए मैं रब कर देता हूँ, तुम लोग ऐसे एग्जाम में कट कर दोगे ताकि तुम्हारा ध्यान इधर ना है। अब तुम्हारे पास और क्या चीजें बची, ये बचती है, ये बचती है और ये बचती है, क्योंकि वो नासिक और ये जो लोकेशन और डोमेन वाला तो हो गया है फिक्स। ठीक है, अब देखते हैं। अब जब ये बची पोजीशन, अब बचा है तुम्हारे पास ये एनुअल कंपनसेशन जो प्रेजेंट था, वो 10, 9.5, 12 और 8 था। इंक्रीमेंट 10, 20, 25, 40 है। अब इसको एक बार फोकस कर लेते हैं। और ये सारे पॉइंट्स तो थे, क्या बोल रहा हूँ मैं, एनुअल कंपनसेशन 10 है, 9.5 है, 10 है, 9.5 है, 12 है और 8 है, 12 है और 8 है। और इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीमेंट कितना है, 20%, 25% और 40%। ठीक है, तो जब इतने सारे इंक्रीमेंट हैं और ये सब वैल्यू हैं, तो हर एक वैल्यू का एक इंक्रीमेंट होगा, हर एक वैल्यू का एक इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे फॉलोइंग टाइप की
जैसे जो बचपन में ऐसे एक जगह से दूसरी जगह को ऐसे जोड़ देते थे, तो चार इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे, चार इंक्रीमेंट पे है, तो कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप में बना। तो जब भी तुम्हारे इस तरह 4x4, 5x5, तो तुम क्या करोगे, राइट ऑल पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज तुम लिख दोगे, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ओरली। इट्स बेटर टू राइट ऑल द पॉसिबिलिटीज। कैसे? तुमने माना कि 10 है वैल्यू, तुमने मानी कि 10 है वैल्यू मेरे पास, उस पे 10% इंक्रीमेंट हुआ है, 20% इंक्रीमेंट हुआ है। हाँ हाँ, वो दैट आई नो। तो वही चीज बता रहा हूँ कि 25 है और 40% है। तो तुमने कहा कि यार जो 10 जो 10 लाख रुपए किसी पर्सन को मिलने हैं, या तो उसका 10% इंक्रीमेंट होगा, या तो उसका 20% इंक्रीमेंट होगा, या तो उसका 25% इंक्रीमेंट होगा, या तो उसका 40% इंक्रीमेंट होगा। इन चारों में से कोई एक ही वैल्यू होगी, राइट उसकी, है ना? तो इन चार में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। तो मैंने कहा चलो अज्यूम करते हैं 10% होगी। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 लाख। क्यों? क्योंकि 10 लाख का 10% कितना होता है, 10 लाख का 1/10, 1 लाख एक्स्ट्रा। तो 1 लाख एक्स्ट्रा ओवर 10 लैक्स इज 11। 20% अगर इंक्रीमेंट हो जाता है 10 लाख का, तो 10 लाख का 10% कितना होता है? हर एक चीज का 10% निकालना आना चाहिए। कैसे निकलता है? 1/10 से डिवाइड कर दो। तो 10% तुम्हारा कितना आया, 1 लाख। 20% मतलब 2 लैक्स। तो मतलब 10 से हो जाएगा ये 12। इतना मुझे क्लियर है। फिर 25 है, 25 है मतलब 25%। तो 10% कितना था, 1 लाख। बाकी का 10% कितना था, 1 लाख। तो 5% कितना होगा, 0.5। तो कलेक्टिवली कल भी ये चीज सिखाई थी कि ऐड कर दो। तो 25% इज इक्वल्स टू 2.5। 25% इज इक्वल्स टू 2.5 लाख का एडिशन होगा। तो यहाँ पे 12.5 आ जाएगा लैक्स। 40% में क्या होगा, 10%, 10%, 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 होता है। 4 टाइम। ठीक है, फिर से समझाता हूँ, फिर से समझाते हैं। देखो, 10% का 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख का 10% कितना होता है, 10 लाख का 10% कितना होता है, इंटू 1/10 कर सकते हैं, क्योंकि 10/100 करेंगे। तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 1। 10 लाख का 10% 1 होता है। तो जब 1 होता है तो ये क्या है, इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट का मतलब हाइक मिली है। पहले तुम्हारी सैलरी 10 लैक्स थी, तुम्हें 1 लाख की हाइक मिली है। उसके बाद ये जो आया है अभी ऐसे सीरियसली वो सारे, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, पहले मैं बता दूं, क्योंकि जो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सबको आती हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें कमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर कमेंट करना है तो एक बार 30 नवंबर को पब्लिक कर देना अकाउंट और कैट का परसेंटाइल डाल देना, ठीक है। तो फिर उसमें फिर हो जाएगा, ठीक। ये 1 लाख अगर हुआ है, ठीक है, 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है 10 लाख पे, तो वो 11 हो गया। 20% का हुआ है, 20% का हुआ है का क्या मतलब है, 10% का हुआ है तो 1 लाख हुआ। 20% का हुआ है मतलब 2 टाइम्स ऑफ हो गया। 2 टाइम्स ऑफ 10 लाख 10% हो गया। 2 टाइम्स ऑफ 10% मतलब एक वैल्यू की जगह दो वैल्यू इंक्रीज होने लगी। तो 10 लाख तुम्हें पहले मिलते थे, तुम्हारा 20% का इंक्रीज हो गया, तो अब तुम्हें 12 लाख मिलने लगे। सिमिलरली, अगर 25% तुम्हें हाइक मिल जाता है, तो पहले तुम्हें 10 लाख मिलते थे। तो 10 लाख पे 10% अगर इंक्रीमेंट होता है, 10 लाख पे 10% इंक्रीमेंट होता है, तो तुम्हें 1 लाख एक्स्ट्रा मिलता है। फिर नेक्स्ट 10 लाख पे तुम्हें फिर से और 10 लाख अगर हम इंक्रीमेंट करें तो फिर से 1 लाख मिलेगा। और अगर इसका आधा कर दें तो हमें 0.5 लाख का इंक्रीमेंट मिलेगा। और इन तीनों चीजों को हम ऐड कर दे, 10 लाख, 10%, 10% और 5%, तो 25% हुआ। तो राइट हैंड साइड पे भी हमें ऐड करना पड़ेगा, 1 1 और 0.5। तो 2.5 लाख हुआ, 2.5 लाख हुआ। तो 2.5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ कितने पे, तुम्हारी जो इनिशियल वैल्यू थी 10 लैक्स, उस पे 2.5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ। तो कलेक्टिवली तुम्हारे हाथ में अब कितने पैसे आ रहे हैं, 12.5। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, 40% का इंक्रीमेंट करना है। देखो 10 लाख फिर से हमारे पास है, 10% का इंक्रीमेंट करना है। 10 लाख हमारे पास है, 10% का इंक्रीमेंट करना है, तो सिंपल है कि 1 लाख का हो जाएगा एड एड ऑन। बट ये 40% कर देना है। 40% कर देना है मतलब 4 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 10%। तो मतलब ये जो 1 लाख है ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 4 लाख इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 10 की जगह 14 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो गया है। तो ये पहले वाले में हुआ कि अगर तुम्हारी बेसिक अमाउंट 10 लाख कमाते थे, तो 10% इंक्रीज हो रहा है तो 11, 20% तो 12, 25% तो 12.5 और 40% तो 14। इतना हो गया। सेम चीज अब हम यहाँ पे भी करेंगे। सेम चीज हम यहाँ पे कैसे करेंगे, 9.5 है, ठीक है, डिफिकल्ट वैल्यू है 9.5। बट इसमें एक अच्छी चीज क्या है, एक अच्छी चीज ये है कि तुम्हें 10% निकालना आता है।
तुम्हें 10%, अब ये 10% निकालने की इंपॉर्टेंस अभी तुम बाद में समझोगे थोड़ा, ये 10% की इंपॉर्टेंस है तुम्हारी सॉल्विंग और कितनी फास्ट हो सकती है। 9.5 लाख है, उसका 10% निकालना है, 10% निकालना है मतलब 1/10 लेना है, 1/10 लेना है, तो 9.5 का 1/10 लेना है मतलब 0.95 लाख हो गए, 0.95 लाख हो गए। तो पहले तुम्हें अमाउंट 9.5 मिल रहा था लैक्स, तुम्हें इंक्रीमेंट हुआ 10%, उसकी वैल्यू कितनी है 0.95। तो इसको जब जोड़ दोगे इस वैल्यू को, इंक्रीमेंट वाली वैल्यू को और जो तुम्हारी बेस वाली वैल्यू को, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आती है, 10.45 लैक्स आ जाएगी, 10.45 लैक्स आ जाएगी। तो तुमने यहाँ पर 0.45 लैक्स तुमने कट, 20% होगा तो क्या होगा, देखो 10%, 10% जो अपना था वो 0.95 था, तो 10% वॉज 0.95 लैक्स, ठीक है। तो अगर सिमिलरली 10% एक और ले लें तो अगेन 0.95 लैक्स आ जाएगा, राइट, अगेन पॉइंट नाइन फाइव लैक्स आ जाएगा। और इस 10% और इस 10% को ऐड कर देते हैं, तो ये तो 20% लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया, तो राइट हैंड साइड पे भी ये ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1.9 आती है, इसकी वैल्यू 1.9 लैक्स आती है। तो पहले तुम्हें वैल्यू मिल रही थी 9.5 लैक्स, फिर 20% का इंक्रीमेंट हो गया तो 1.9 लैक्स इंक्रीज हो गया, तो इस वैल्यू पे ये ऐड हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा आ जाएगा ये 11.4, 11.4, तो तुमने यहाँ पे लिखा 11.4। अभी ये बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। अभी हम जब इसको तेज तेज करना चालू करेंगे, देखो 10% फिर से 0.95, फिर से 10% करेंगे तो 0.95, हमें 25% तक ले जाना है, तो 5% करेंगे, सो वी विल गेट 0.4, तुम्हारा 75, ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसकी भी तुम्हें वैल्यू वैसे ही निकालनी है, 25%, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, कोई नहीं, 2 तुम्हारा 15 मतलब जाता है 375, ठीक है, 2.375 लैक्स हो गया, ठीक है। और इसको तुमने 9.5 में ऐड कर दिया, तो 9.5 में जैसे ही ऐड करोगे सो यू विल गेट 758, ये 11 जिसका भी था अच्छा था वो आंसर, मैं देख नहीं पाया किसका था, 11,875, 875, ठीक है। फिर से वापस 40% निकालना है, 10% कितना होता है भाई, 0.95, फिर से 10% कितना होता है 0.95, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई 1.9, ठीक है। तो 1.9 हो गई, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13.3 क्या बता रहे हैं, 40% की वैल्यू हो जाएगी 3.8, अच्छा वो फाइनल बता रहे हो, ठीक है ठीक है, 40% की वैल्यू हो जाएगी 3.8, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, वैल्यू जो तुमने बोली है, इतना हो गया है हमारे पास, ठीक। अब देखो 12 का निकालना इजी है, 10% कितना ऐड करना पड़ेगा 1.2, 13.2, 20% 1.2 निकाल लिया था, 10% 20% मतलब डबल कर दो 2.4, 1.2 का 2.4 कर दिया, तो फिर से जोड़ दिया तो 14.4 हो गया। 25% कितना होता है, अगर 25% वैसे नहीं निकाल पाते हो तो दूसरा क्या मेथड है, 1/4 से डिवाइड कर दो, तो ये 15 आ गया। फिर तुम्हारा 40% निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4.8 इसमें ऐड कर दो तो 16.8 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 8 वाले में 10% 8.8, 20% 9.6, फिर 10, फिर उसके बाद तुम्हारा 0.8, 3.2, 11.2, ठीक है, क्लियर है इतना, कि ये हमने सारी वैल्यूज निकाली, सारी पॉसिबिलिटीज निकाली। ये समझाने में थोड़ा टाइम जा रहा है बट जब तुम एक बार सीख जाओगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम में सुन भी रहे होगे शायद तो उतना लगता है टाइम, बट ये तुम्हारा एग्जाम के अंदर जल्दी हो जाएगा क्योंकि तुम प्रैक्टिस इसी चीज पे करते जाओगे, ठीक। तो ये सारी वैल्यूज तुम्हारे पास आ गई, ठीक, तुमने देख लिया कि यार 10 से जितनी पॉसिबिलिटीज थी मैंने सारी लिख ली, 9.5 से जितनी थी सारी लिख ली, 12 से जितनी थी, 8 से जितनी थी सारी की सारी लिख ली। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, देखो यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन पे थे, तो अभी हमने इसकी सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी थी, तो हम इसको भी, तुम लोग कट करोगे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका भी काम हो गया, फ्यूचर वैल्यू वाले भी काम हो गया, यहाँ पे CNPT था उसको भी हटा देते हैं, तो अब हमारे पास फोकस एरिया कम रहता है, ठीक है, कट करने से बस ये हो जाता है फायदा। फिर अब इस पॉइंट को देखते हैं, ये पॉइंट बचा था, ये पॉइंट बचा था, कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, डुएबल, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कहता है कि टी का हाईएस्ट था 2004 में, टी का हाईएस्ट था 2004 में,
इसमें से 2004 में टी कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी 12। क्यों? क्योंकि टी का हाईएस्ट था 2004 में, लिखा हुआ है ना टी का हाईएस्ट था 2004 में, बट टी का हाईएस्ट नहीं था 2005 में। इसका क्या मतलब हुआ कि टी का हाईएस्ट था 2004 में, ठीक, और टी का हाईएस्ट नहीं था 2005 में। तो अगर टी की ये वाली वैल्यू होगी तो वो तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये 16.8 है, बाकी सब वैल्यूज तो इससे कम है। तो अगर टी 40% वाला इंक्रीमेंट ले लेता है तो ये 2005 में भी हाईएस्ट हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है वैल्यू, ठीक। फिर हम 15 पे आते हैं। तो क्या अगर टी 15 बन जाता है तो फिर से वो हाईएस्ट हो जाएगा सब में, फिर से वो हाईएस्ट हो जाएगा सारी वैल्यू में। तो 2005 में फिर से वो हाईएस्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। फिर हमने कहा यार 14.4 को देखते हैं, 14.4 को देखते हैं, 20% हाइक। तो 14.4 अगर टी बन गया 20% हाइक लेके, तो वो इन सब से फिर से हाईएस्ट हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2005 में वो हाईएस्ट नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी पॉसिबिलिटी बचती है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी पॉसिबिलिटी बचती है, ये वाली पॉसिबिलिटी बचती है कि टी ने, टी का पहले 12 था, उसने 20% इंक्रीमेंट करा, यहाँ पे वैल्यू 1.2 इंक्रीज हुई होगी, 10% इंक्रीमेंट किया, और ये तुम्हारा ऐसे वैल्यू आ गई। ये क्लियर है कि टी की वैल्यू एलिमिनेट कैसे हुई, टी की वैल्यू एलिमिनेट कैसे हुई ये हमें क्लियर है। अगर 10% टी ने यूज कर लिया तो बाकी लोग नहीं यूज कर सकते, बाकी लोग नहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, टी की एक ये वैल्यू हो गई फिक्स, ठीक। उससे हमें ये पता चल गया कि टी है 12 है, 13.2 है, और 10% है। तो ये हमें नोट हो गया, ठीक। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट था इसको मैं तुम्हारी तरह ही कर देता हूँ कि एग्जाम में तुम ऐसे करके कट कर दोगे, और तुम्हारा फोकस उधर से हट गया एग्जाम हॉल में। अब क्या है तुम्हारा सी इक्वल्स टू एम है, सी इक्वल्स टू एम है। दूसरा पॉइंट सी इक्वल्स टू एम होना चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट, सी और एम का एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट बराबर होना चाहिए। तो पहले वाले केस में यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट है 2.5 का, यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट है 4 का। दूसरे वाले केस में यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट है, कितना है ये 1.9। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट है तुम्हारा 2.375 का। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना है तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3.8 का, ठीक है। 12 वाले में, 12 का तो खेल ही खत्म हो चुका है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। 8th वाले में यहाँ पे इंक्रीमेंट है 1.6 का, 8 से 10 बन जा रहा है, 2 का इंक्रीमेंट है, और 8 से वैल्यू बन जा रही है 3.2। तो देखो कौन कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 2 है, 2.5 है, 4 है, फिर 1.9 है, 2.375 है, 3.8 है, 1.6 है, 2 है, और 3.2 है। क्वेश्चन में कह रहा है सी और एम का एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट, एब्सोल्यूट इंक्रीमेंट मतलब अगर 10 वैल्यू थी 12 बन गई, तो वो जो 2 है ना उसको इंक्रीमेंट कहते हैं। तो वो कह रहा है इनका दोनों का सेम है, तो क्या टू कहीं पे रिपीट हो रहा है? तो देखा तुमने, तुमने कहा यार ये वाला टू और ये वाला टू तो रिपीट हो रहा है, इन दोनों का इंक्रीमेंट सेम है। क्या 2.5 कहीं रिपीट हो रहा है? तुम देखोगे सारी वैल्यूज डिफरेंट है। 4 रिपीट हो रहा है, तुम देखोगे यार जल्दी से कि यार सारी वैल्यूज डिफरेंट है। 1.9 डिफरेंट है, 2.375 कहीं और है नहीं, 3.8 कहीं और है नहीं, 1.6 कहीं है नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू बची, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बची, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बची, ठीक है। जैसे ही तुम्हें पता चला कि अच्छा यार ये वाली तो इसके साथ है, तो तुमने कहा यार ये 10 है तो यहाँ पे ये 12 हो जा रहा है, 20% उससे, तुमने कहा अगर ये बात सच है तो ये कहीं नहीं हो सकता, इसको काट देता हूँ और इसको काट देता हूँ। सिमिलरली तुमने कहा यार 8 वाला ये था, ये 10 बन जा रहा है, फिर से 20% का है, तो देखो इंक्रीमेंट 2 का है, इंक्रीमेंट 2 का है, तुमने कहा यार ये भी हो गया। अब देखो ये भी हो गया, ये तुम्हारा 25% है। अब देखो 10% ये हो गया, 20% ये हो गया, 25% ये हो गया, तीन वैल्यूज फिक्स हो गई। चौथी वैल्यू 40% इधर आ गई। यहाँ पे जो तुम्हारा बचा हुआ आ जाएगा, इसको भी कट कर दो, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बचेगी। तो 10 वाला एक है, 20 वाला एक है, 25 वाला एक है, 40 वाला एक है। तो 40 में 13.3 बन जा रहा है, इनिशियल वैल्यू 9.5 है। तुम्हारे पास सारी वैल्यूज आ गई, तुम्हारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई, एक उसका टेबल बना के, ठीक। टेबल बना के तुम्हारा ये हो गया। तो तुमने कहा अच्छा ठीक है 10 से 12 बन रहा है कोई, तो यहाँ पे ये फ्यूचर वैल्यू किसी की 12 है, तो यहाँ पे present, अगर किसी की फ्यूचर वैल्यू 12 है तो तुमने यहाँ पे कंपेयर किया कि ये क्या है, ये फ्यूचर है, ये क्या है तुम्हारी प्रेजेंट है, ये क्या है परसेंटेज इंक्रीमेंट है, और ये क्या है नेम है। तो तुमने फ्यूचर देखा, तुमने कहा यार ये जो 12 वाला है ये पर्सन, इसका देखता हूँ 12 वाले का पहले 10 था, तो ये क्या है फ्यूचर वाला पहले 20% है, ठीक है, और 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। तुमने तीनों चीजें चारों चीजें लिख दी। तुमने कहा ठीक है यार इतना लिख देता हूँ। तुमने कहा अगर मैंने लिख ही दिया तो इसको कट कर दूंगा, इसको मैं कट कर दूंगा। तुमने कहा अच्छा सी और एम वाला मैंने यूज कर लिया है पॉइंट, तो मैं इसको भी हटा दूंगा।
इसको भी हटा दूंगा। अब तुम्हारे पास पॉइंट बचता है, सिर्फ एक ही बचता है। देखो तुमने बाकी सारी चीजें कट कर दी है, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिए, बट तुम्हारे पेपर में ये सब ऐसे कट करके दिखेगा। तो तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिकली जाएगा, ये जो टिक लगा था इसका क्या करना है। और हर एक वर्ड का एक इंपॉर्टेंस है तुम्हारे LRDI सेक्शन में, क्या कॉन्ट्स में भी है। तो मार्केटिंग इज ग्रेटर देन ऑपरेशन एंड ऑपरेशन इज ग्रेटर देन फिल्म, इंक्रीमेंट वाइज। इंक्रीमेंट वाइज मार्केटिंग इज ग्रेटर देन ऑपरेशन एंड ऑपरेशन इज ग्रेटर देन फिल्म। तो तुमने कहा ठीक है। तो तुमने कहा यार अगर ये बात है, और ये जो 12 वाला अभी कटा है, ये 12 वाला जो अभी कटा है ये कौन है, ये HR है। ठीक है। अब देखते हैं मार्केटिंग का है जो वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑपरेशन, एज कम्पेयर टू फिल्म। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं इंक्रीमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 1.2 का इंक्रीमेंट। दूसरे वाले केस में 2 दो लोगों का बराबर था ना, C और M का बराबर था, C और M का बराबर था इंक्रीमेंट, C और M का बराबर था इंक्रीमेंट। फिर तीसरा इंक्रीमेंट कौन सा था तुम्हारा, ये वाला 3.8 का इंक्रीमेंट। ये क्या है इंक्रीमेंट, ये क्या है इंक्रीमेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्केटिंग ऑपरेशन और फिन की इंक्रीमेंट इस ऑर्डर में है। तो अगर ऐसी बात है, तो अगर ऑपरेशन ये फिन सबसे छोटा है, तो फिन यहाँ 1.2 हो जाएगा। ऑपरेशन यहाँ पे बीच वाला होगा 2, और ऑपरेशन से बड़ा है कोई, तो वो 3.8 वाला होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो हमारे पास ये भी फिक्स हो गया कि यार ये ऐसे हो रहा है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो रही है। देखो ये कैट के लेवल का ही क्वेश्चन है। अगर कैट का पेपर बन गया थोड़ा सा टफ, 2023 का, 2022 का, जहां पे तुम्हें एक क्वेश्चन लगाने पे 40 मिनट में, 40 मिनट्स में एक क्वेश्चन लगाने पे तुम्हारा, तब के टाइम में तो 95 96 बन गया था। 2000 ये 20 जो मेरा वाला कैट था जिसमें मैंने अपियर किया था। तो इतना डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो तुम्हें इतना पैनिक नहीं करना है यार, इसमें तो बहुत सारी कैलकुलेशन है। एक एक सेट करना है 40 मिनट में, तुम सीधे बहुत अच्छी परसेंटाइल में आ जाओगे। ठीक है। प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो मार्केटिंग 3.8 हो गया, ऑपरेशन 2 हो गया, फिर 1.2 हो गया। ये 2 है, C या M है, तो ये 2 है, इनमें से एक C है और दूसरा M है। तो यहाँ पे ये जो 2 वाला था इसमें से C या M ही होगा, बट यहाँ पे कौन है, माइक नहीं हो सकता है। माइक नहीं हो सकता है, और C और M में से कोई एक होगा। तो कौन बचेगा, C और M में से एक होगा तो कौन बचेगा। तो वही वही बता रहा हूँ। तो C हो गया यहाँ पे, C हमारा हो गया यहाँ पे। इतनी चीज हमें क्लियर हो चुकी है। उसके बाद आगे आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, फिन वाला 1.2 था, फिन वाला 1.2 था। तो तुमने लिखा फिन, यहाँ पे लिखा 1.2 लिखा। तो 1.2 की कहानी क्या थी, जो बंदा यहाँ पे 1.2 था उसकी फ्यूचर वैल्यू 1.32 थी, प्रेजेंट वैल्यू 12। तो फ्यूचर वैल्यू 13.2, प्रेजेंट वैल्यू 12 थी, इंक्रीमेंट 10% का। ये तुम वहां से उठा रहे हो पूरा पूरा, उसमें कुछ उतना कर नहीं रहे हो। और ये है कौन, ये है कौन, ये टी है। तुमने यहीं पे टी लिख दिया, तुमने इसको भी कट कर दिया, तुमने कहा तुम भी साइड हो जाओ। फिर उसके बाद पिन वाला हो गया काम। फिर ऑपरेशन का कितना है, 2 है, और मार्केटिंग का 3.8 है। मार्केटिंग का 3.8 है, 3.8 है इंक्रीमेंट में। तो तुमने देख लिया जल्दी से कि 3.8 किसका है यार, इसका है 3.8। तो तुमने कहा ये 40% है, 13.3, 9.5। तो पहले वैल्यू 9.5 थी, फिर 13.3 हो गई, अब 40% हो गया। ठीक है। और ये है कौन, ये है कौन। अभी तुम्हें यहाँ से पता नहीं चल रहा है, तो तुमने कहा ठीक है यार इसको ऐसे कट कर दूंगा, अभी मुझे जानना भी नहीं है। 8 10 25% जो लास्ट वाला बचता है, 8 10 25%। इंक्रीमेंट कितना, 2.5। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। उसके बाद ये भी हो गया तुम्हारे पास, तुम्हारे ये भी कट। अब ये जो C और M में से कोई दोनों के 2 थे, C और M में से दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम थी, C और M में से दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम थी, ये तुम्हारा 2 होगा। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम थी, तो ये M आ जाएगा, क्योंकि 8 से 10 पहुंच रहा है, दो वैल्यू, 10 से 12 पहुंच रहा है, दो वैल्यू। तो अगर ये M है तो ये P है, सारा तुम्हारा सॉल्व हो गया। और तुम्हारा 95 96 आराम से तुमने बनाया। ऐसे अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो इतना तुम्हारा बन जाएगा आराम से। ठीक है। भैया ये यूट्यूब पे अपलोड करोगे ना, हाँ बिल्कुल करूंगा अपलोड यूट्यूब पे। देखो अब इसमें सीखने वाली क्या क्या चीजें थी, ये तो हो गया तुम्हारा पजल। क्या एकदम सेम टू सेम पजल आएगा, आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या सेम टू सेम आएगा वो समझते हैं। सेम टू सेम क्या क्या चीजें आएंगी, अनऑर्गेनाइज मेथड सिखाया, जहाँ पे कोई भी हैंडल को फिक्स किया, और फ्रीली हम लोगों ने उसको चलाना चालू किया। ठीक है, फ्रीली इसको चलाना चालू किया, तब हमें पता चला अच्छा लोकेशन और फील्ड थे वो लोग तो पहले ही सेट हो गए थे। तो तुमने ये अनऑर्गेनाइज मेथड से सॉल्विंग करी, जहाँ पे तुम एक नेम से फिक्स नहीं कर रहे हो। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे तुम देखोगे कि नेम से फिक्स कर देते हैं और फिर बाकी सारी चीजें करते हैं। सो दैट इज नॉट अ राइट वे, क्योंकि
ये ट्रैप हो जाता है कैट में, ठीक है? वो एक वहाँ पे तुम्हारा मटेरियल में भले बट कोचिंग वाले उसमें एग्जाम हॉल में जाके नहीं कर पाओगे वो चीज़, ठीक है? तो अनऑर्गेनाइज्ड मेथड फर्स्ट यहाँ से लर्निंग थी। दूसरी चीज़ क्या सीखी? ये चीज़ सीखी। दूसरी चीज़ ये चीज़ सीखी। यार अगर ये मैच द फॉलोइंग आता है, मैच द फॉलोइंग का मतलब समझ गए ना? 4 वैल्यूज़ हैं, 4 से देखना है। 5 वैल्यूज़ हैं, 5 से एक दूसरे में देखना है कि कौन-सा किसके पास जाएगा। तो मैच द फॉलोइंग है तो राइट ऑल पॉसिबिलिटीज़। सो दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे। तीसरी चीज़ क्या सीखी? तीसरी चीज़ सीखी ये जो 10% निकालना, 10% निकालना और उसको ऐसे करके ऐड करना। तो ये 3 चीज़ें तुमने इसमें सीखी, ठीक है? कलेक्टिवली तुम देखो तो ये 3 चीज़ें तुम्हारी लर्निंग हो गई इसकी। यानी अनऑर्गनाइज्ड, तो की टेकअवेज़ मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। यस, अंडरस्टैंडिंग मैथ्स द की टेकअवे। और ये बाकी ये 3 चीज़ें रिपीट होंगी, डेफिनिटली रिपीट होंगी, ठीक है? पहला मैथ्स द फॉलोइंग वाला जो बताया, उसमें राइट ऑल पॉसिबिलिटीज़। दूसरी चीज़ तुम्हारी वो बताइए क्या कहते हैं ये अनऑर्गनाइज्ड मेथड, अनऑर्गनाइज्ड मेथड, ठीक है? दूसरी चीज़ ये बताई। तीसरी चीज़ वो कैलकुलेशन में, क्या कैलकुलेशन में 10% कहीं मैं ऐसे वाला यूज़ कर पाऊँगा कि ये वन टाइम गेम है? तुम हमेशा 10%, 20%, 30%, 40% इसी तरह निकालोगे और ये यहीं नहीं निकालोगे। कैलकुलेशन जो सिखा रहा हूँ, वो हर जगह पे काम आएँगी। तुम्हारे कॉन्ट सेक्शन में भी सेम तरह की कैलकुलेशन होगी। मैथ्स द फॉलोइंग समझ आता है, ये आता है, तो ये 3 चीज़ें थी जो तुम्हारी टेक अवे हो गई। ये चीज़ तुम्हारी रिपीट होगी, जिसको तुम यूज़ करोगे। टेबल तुम अभी इसमें बना रहे हो, कहीं और भी सेम बनाओगे और तब देखोगे ये सारी हिंट्स हो जाएँगी तुम्हारे लिए। ये 3 और जो मैं वहाँ 200 अप्रॉक्सिमेटली अप्रोचेस बता रहा था उसमें से। क्लियर है इतना? थोड़ा-सा मतलब क्लैरिटी हुई है कि जो समझाना चाहता था वो समझ पाए? सर काइंडली आल्सो टीच हाउ कैन वी रेक्टिफाई द मिस्टेक्स ड्यूरिंग मैच द फॉलोइंग बिकॉज़ वन रॉन्ग मैचिंग एंड नेगेटिव मार्क्स। यार वही तो गेम है सारा कि वो 30-35 मिनट्स थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने पे जाऊँ तो आई विल टेक मे बी 12 टू सॉल्व करने। तुम्हें अभी बता रहा हूँ इसलिए वो बोलना पड़ रहा है, रिपीट करना पड़ रहा है वो सही चीज़ें। क्या तुम्हें इतने में करना है? नहीं करना है। तुम अगर इसमें भी इसको कर लेते हो ना इतना सा प्रोसेस जो मैंने बोला है, तब भी तुम 94, 95, 96 परसेंटाइल तक पहुँच जाओगे। और कैट में कितने परसेंटाइल लानी चाहिए आईएम में जाने के लिए? वीआरसी, डीएलआर, पॉन्ड्स। तुम अगर 90 इधर लाते हो, 90 इधर लाते हो और 90 इधर लाते हो, तीनों में एवरेज साइज स्कोर लाते हो तो तुम्हारा 95 बनता है। तुम अगर 95 इधर ले आते हो, 95 इधर ले आते हो, 95 की इधर ले आते हो, तुम्हारा 99 बन जाता है। ठीक है? तो ये तरीके हैं तुम्हारे 99 पहुँचने के लिए। फिर एक और तरीका होता है कि एक में 90 है, एक और में 90 है और एक में 99 है। तुम्हारा 99 प्लस बन जाएगा। किसी एक सेक्शन को छोड़ रहे हो, तो एक ये चांस होता है 90, 90, 99 प्लस। 2 सेक्शन में तुमने फोड़ दिया, तो तुमने 2 सेक्शन में फोड़ दिया, 99 इधर भी ले आया, 99 इधर भी ले आया, 90 इधर ले आया, तो तुम्हारा 99.88 बनने लगता है फिर वो। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 तरीके होते हैं आईएम में जाने के। ठीक है? सबसे अच्छा कौन सा तरीके होते हैं? फर्स्ट, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है। ठीक-ठीक सा तीनों सेक्शन में ले आते हो और वो आगे बढ़ जाते हो। अब रही बात भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन-सा है वो रेगुलरली कैट में आता है। सी टॉपिक एक कोई पर्टिकुलर नहीं आता है, बट मैच द फॉलोइंग आएगा, अनऑर्गेनाइज्ड मेथड से सॉल्व करना आएगा, कैलकुलेशन इस तरह की करने के लिए वो देगा। ठीक?